वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिवर्स। आज की इस क्लास में हम कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर करके आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कांट की ये परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और बाकी सारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। कांट की परिकल्पना हमें उस बारे में बताती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि कांट जर्मनी के निवासी थे। 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कब किया? 1755 ईस्वी में, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। पहला कि कांट जर्मन दार्शनिक थे, जर्मनी के निवासी थे। दूसरा, 1755 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। और तीसरा, इनकी ये परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। तो इन चीज़ों को आप मार्क करते हुए चलिएगा। प्रारंभ में इस मत की काफ़ी सराहना हुई। प्रारंभ में तो कांट के इस नियम का, इस परिकल्पना का बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तारीफ़ की कि ये परिकल्पना बहुत अच्छी है। लेकिन आगे चलकर इस परिकल्पना को तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह मत, मतलब कि इनकी परिकल्पना गणित के गलत नियमों पर कल्पित की गई थी और परिकल्पना कांट द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित थी। मतलब कि इनकी जो ये परिकल्पना थी, इनमें गणित के कुछ गलत नियमों का प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ ये परिकल्पना, ऐसा माना जाता है कि कांट ने अपनी कल्पना के आधार पर दिया था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही मान ली थी कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अब देखिए, सर्वप्रथम कांट ने ये मान लिया कि प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले अतीत काल में, ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। मतलब कांट ने ये मान लिया कि अगर ये ब्रह्मांड है तो इसमें बहुत सारे पदार्थ इधर उधर बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। मतलब कि ये सारे जो पदार्थ हैं, ये शुरू में इनमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था, कोई गति नहीं थी। ये बहुत ही ठंडे और बहुत ही कठोर थे। ये कांट ने मान लिया। दूसरी बात, फिर उन्होंने मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये जो कण हैं एक दूसरे से टकराने लगे और इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसमें तापमान बढ़ने लगा और जो ये सारे ग्रह एक जगह पर रुके हुए थे, अब उनमें मूवमेंट शुरू हो गया और उनमें भ्रमण गति शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। वायव्य राशि मतलब ये गैसियस रूप में जाने लगे, ठोस अवस्था से। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल और गतिहीन वायव्य पदार्थ, जो कि पहले तो ठंडे थे और इनमें किसी प्रकार का गति नहीं था, अब क्या हुआ कि ये एक तप्त, अब गर्म और गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। निहारिका के ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगी। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ा, ये जो निहारिका है ये घूमने लगी, इसमें गोल 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 इसमें मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके आकार में वृद्धि होने लगी। अब जैसे जैसे निहारिका घूम रही है, उसकी आकार भी धीरे धीरे उसके आकार में भी वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्रापसारित बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार होने लगा। अब आखिर ये केंद्रापसारित बल क्या होता है? देखिए, केंद्रापसारित बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अगर ये किसी पदार्थ का केंद्र है तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके मध्य भाग में उभार आने लगा इस केंद्रापसारित बल के कारण। और इस क्रिया की तीव्रता के कारण जैसे जैसे क्रिया और प्रबल हुई, पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल आया। मतलब कि जो निहारिका हमारी घूम रही थी, अब उसमें से क्या हुआ कि पदार्थ का एक छल्ला, एक टुकड़ा, एक खंड बाहर निकल कर आ गया। और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति से, मतलब बार बार ये घटना घटी, जिसकी वजह से 9 गोल छल्ले निहारिका से अलग हो गए। ऐसे टूट टूट के 9 छल्ले, 9 पदार्थ निहारिका से अलग हो गए और धीरे धीरे एक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर गांठ के रूप में जमकर ठोस हो गए। मतलब कि निहारिका से जो पदार्थ निकले, इसके एक टुकड़े के सभी पदार्थ जमकर ठोस हो गए, फिर ऐसे जमकर ठोस हो गए, ऐसे जमकर ठोस हो गए और इस तरह 9 पदार्थ बाहर आए हुए थे।
और इस तरह इन 9 छल्लों से 9 पदार्थों का निर्माण हुआ, जो कि आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। तो मतलब कि इस तरह से हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह बने। तो कांट का ये कहना है कि इस तरह से हमारी पृथ्वी और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के एक पदार्थ के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। और मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया, मतलब कि ये जो निहारिका है इससे हमारे 9 ग्रह बन गए, लेकिन पूरी निहारिका तो ख़त्म नहीं हुई, इसके कुछ भाग बचे रह गए। तो जो बचा हुआ भाग है वो हमारा सूर्य बन गया। ये जो बचा हुआ निहारिका था वो हमारा सूर्य बन गया। देखिए, अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसी क्रिया, जो ये क्रिया है, ये बार बार घटित हुई। तो उपयुक्त क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों, जैसे निहारिका से ग्रह बने और इस ग्रह से इनके उपग्रह बने, जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसी तरह उपग्रहों का निर्माण हुआ और केंद्रापसारित बल के प्रभाव से पदार्थों के वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर मतलब जमकर इकट्ठे होकर उपग्रह बन गए। और इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। मतलब कि इस निहारिका से 9 ग्रह बने और इन 9 ग्रहों से अपने अलग अलग उपग्रह बने। और जो बची हुई निहारिका थी उसका जो भाग बच गया वो हमारा सूर्य बन गया। तो सूर्य बना, ग्रह बने और उपग्रह बने। इस प्रकार कांट का ये कहना है कि इस तरह से हमारी पूरी सौरमंडल का, इस तरह से पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ। लेकिन हमने पहले ही बताया कि शुरू में तो इनके इस परिकल्पना की बहुत तारीफ़ की गई, लेकिन आगे चलकर इसे तर्कहीन घोषित कर दिया गया था। तो आखिर वो क्या आधार थे जिस आधार पर इन्हें इन परिकल्पना को तर्कहीन घोषित किया गया था, वो हम देख लेते हैं। तो इसे आप मूल्यांकन के तौर पर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए, यद्यपि कांट महोदय की पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान के तथ्यों का सहारा लिया, लेकिन इनका मत वर्तमान समय में आधारहीन प्रमाणित कर दिया गया है, क्योंकि इस परिकल्पना में कई सारे तथ्य गणित के नियम के विपरीत हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इन्होंने कहा कि आपसी टकराव से कणों में भ्रमण गति शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात करें तो दूसरा एक आधार ये बनाया जाता है कि परिकल्पना की आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई। कोणीय आवेग स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि कांट ने ऐसा माना हुआ है। तो इसलिए इस आधार पर भी इनकी परिकल्पना की आलोचना की जाती है। और अगर तीसरी बात करें तो कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई उपयुक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, और यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। लेकिन कांट की परिकल्पना इसके विपरीत बात करती है। तो इस आधार पर भी कांट की इस परिकल्पना को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार वह मूल आधार ही जिस पर कांट की परिकल्पना आधारित है गलत प्रमाणित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांट ने जो प्रयास किए वो पूरी तरह से बेकार हो गया। उन्होंने आगे आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह परिकल्पना आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। तो जब आगे की कक्षाओं में हम लाप्लास के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने कांट की परिकल्पना को अपना आधार बनाया था। तो आगे की कक्षाओं में हम लाप्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने आज कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आपकी परीक्षाओं में आपके काफ़ी काम आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप हेडिंग डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं। और तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।